अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वर्षद के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, बहुत सारे नए चांस हैं, बहुत सारी नई नई बातें हैं, बहुत सारे नए नए मौके हैं और बहुत सारी नई नई खबरें हैं, लेकिन कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है। सो आज बहुत सारे टॉपिक्स आज हम आपके सामने रखेंगे। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आई हैं नई, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज शो में जो है वो रानी पाकिस्तान बनेगी नया दिन की मेहमान। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपने अच्छा खाना है, सेहतमंद रहना है, क्योंकि महफूज खाना ही बेहतर सेहत का ज़ामिन है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। हम क्या कुछ खाते हैं, अब हम जो खाते हैं, जो इनटेक होता है हमारा, सवाल ये है कि भाई वो हेल्दी होता है या नहीं होता, उसके अंदर कितनी मिलावट होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई भी ऐसा खाना मौजूद होता है जिसमें मिलावट ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, जिन डिशेस में, जिन प्लेट्स में, जिन कप्स में, जिन ठेलों में आप खाते हैं, आया वो महफूज हैं, वो सेहत बख्श हैं या नहीं, आज हम इस पे बात करें। अजय, अच्छी सेहत के साथ अच्छी सवारी भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ वही टूटी फूटी जंग आलूद बसेस हैं। अब सिंध में घिसा पिटा ट्रांसपोर्ट निज़ाम है। निजी कंपनी आवाम को आरामदेह सफरी सहूलत दे रही थी, उसने भी सर्विस बंद कर दी। और यकीन करें कि हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, बट इसका रीज़न क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इशू कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से पीछे नहीं हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना जानती हैं, खुद कफील होना जानती हैं, और नौजवान लड़कियां अब कारोबार में भी हमें फ्रंट फुट पे नज़र आती हैं। शो में हम बात करेंगे उन ख़वातीन के हवाले से जो अपना काम खुद करती हैं, और ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवाएंगे जो कि अपना काम खुद करना जानती हैं, अपने आप को मनवाना जानती हैं। अच्छा, काम चाहिए तो ट्रेनिंग भी चाहिए, ठीक है। तो कोयटा में भी ख़वातीन को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है, हुनर सिखाया जा रहा है, कारोबार को कैसे फ़रोग़ दिया जाए, ये सारे गौर बताए जा रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुल्क में आग लगने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कहीं आग कुदरती तौर पर लगती है तो कहीं जानबूझकर लगा दी जाती है। जब मैंने जानबूझ के कहा ना, तो आप सबको इस्लामाबाद वाला वाक़या याद आ गया होगा। पाकिस्तान में हालिया कहाँ आग लगी और मौसमी तब्दीली, इसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट है आग लगने के हवाले से, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके ख़िलाफ़ हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस पर आज डिस्कशन होगी। तो बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। कल वो होटल पहुंची थी, उनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। प्रैक्टिस सेशन है आज, कल होगा पहला वनडे। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम मुल्तान की गर्मी से परेशान है, और ऐसे में खिलाड़ी जो है वो स्विमिंग पूल में जी वो उतर आए हैं। और जो स्विमिंग पूल में उतरे हैं तो उनके लिए ये है कि मोहब्बत स्विमिंग पूल से ना करें, दरिया में ये मोहब्बत एक शख्सियत को ले गई। बांग्लादेश की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, अपने मोहब्बत से मिलने के लिए दरिया में तैरते हुए भारत पहुंच गई। बांग्लादेश से उन्होंने भारत तक का सफ़र जो तय किया वो एक दरिया के तौर पे, दरिया की सूरत में किया, और दरिया में गई, बही, और जनाब कोलकाता जाकर उन्होंने कोर्ट मैरिज किया। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग है फैसल, लाइक कि आप अपने मुल्क से दरिया में कूदते हैं, और वैसे देखने वाले कहेंगे कि पता नहीं वैसे ये बॉर्डर जो है ये तो इंडिया बांग्लादेश का लगता ही है, लेकिन ये सोच के जिनको नहीं भी आते, जिनको हाइड्रोफोबिया, उनको सोच के भी होगा यार दरिया पार कर गई। एक तो ये कि इन खातून को लाजमी ओलंपिक्स में अब ट्राई करना चाहिए, और दूसरा ये वो पुरानी फोक दास्तान याद आ गई कि जब सस्सी जो है वो गढ़े में बैठ के और उन्होंने से मिलने गई थी। तो इन्होंने ये सुना, इन्होंने ये स्टोरी सुनी हुई थी, लेकिन इन्होंने गड़े का सहारा लिया, बोला भाई मैं खुद ही कर लूंगी। अच्छा, वैसे इनको देख के, इनकी शख्सियत देख के मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ट्रेनिंग भी कोई कभी तैरने के लिए। बांग्लादेश में ना जरूरत नहीं होती तैरने की, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा पॉन्ड्स, इतने ज़्यादा तालाब, और हर बच्चा वहाँ पे तैर रहा है, तैराकी जानता है। चलें जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की तर्जुमान की तौहीन अमेज बयानात, दुनिया भर के मुसलमान बरहम हैं, गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अरब ममालिक में बॉयकॉट इंडिया मुहिम जोर पकड़ने लगी है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नबी के बारे में जो बात करेगा, हमारा मुतालबा ये है कि उसका सर तन से जुदा किया जाए। उनका मीडिया आप देखें, वो इस चीज़ को भी डिफेंड करते जा रहे हैं। खैर, उनकी तो कोई कल सीधी है ही नहीं, लेकिन हमारी सियासत की कल कितनी सीधी है। हीरे की डिमांड पे बात हो रही है सबसे पहले, लेकिन अब बात करेंगे
अगेन उसी टॉपिक से कि जिससे करोड़ों मुसलमानों के दिल को पहुंची है तकलीफ। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के अरकान की जानिब से गुस्ताखान पर पाकिस्तान ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया है। एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया है। पाक फौज की जानिब से भी शदीद मजम्मत इस पे की गई है। मरियम नवाज ने कहा है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी की जमात के ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। तौहीन आमेज बयान पर फैसला कुन कार्रवाई का भी मुतालिबा किया गया। ISPR का भी तौहीन आमेज बयान पर शदीद इजहार मजम्मत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बयानात इंतहाई तकलीफ दे हैं। वाज़ेह होता है कि भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत उरूज पर है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं भारतीय सिफारतकार को तलब करके सख्त पैगाम दिया गया। मुतालिबा किया कि मोदी सरकार तौहीन आमेज कलिमात की मसम्मत करे और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं तौहीन आमेज कलिमात काबिल मजम्मत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं हिंदुस्तान में मुजरिमों को सजा देने और मुआफी मांगने का मुतालिबा किया जाए। सबसे पहले हिंदुस्तान की हुकूमत उसको गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ मुकदमा चलाए उन लोगों के, और दूसरा हिंदुस्तान सरकारी सतह के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा से इस पर माफी मांगे। जमात इस्लामी ने 9 जून को भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि दहशतगर्द यासीन मलिक नहीं नूपुर है। मिशाल मलिक ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने और फाशिस्ट RSS के रहनुमाओं को सजा देने का मुतालिबा भी किया। भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ अरब दुनिया में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। डिपार्टमेंटल स्टोर से भारतीय मसनूआत हटाई जा रही हैं। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखी पर अरब ममालिक में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। भारतीय मसनूआत की बाइकॉट मुहिम जोर पकड़ रही है। कुवैत में डिपार्टमेंटल स्टोर से भारतीय मसनूआत के रैग्स खाली करा लिए गए हैं। मिस्र, सऊदी अरब, कतर, बहरीन में भी बाइकॉट इंडिया मुहिम के तहत भारतीय अशिया इस्तेमाल ना करने की अपील की जा रही है। तो फिर ये वो सारी सूरत हाल बनी हुई, जैसे कि मैं महक आपको बता रहा था कि ये जब से गुस्ताखाना चीज़ें हुई हैं और ये जो है ये एक तरीके से पूरी प्लानिंग नजर हमें आती है। और इसी पर बात करने के लिए क़िबला यास साहब चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। भारत की जानिब से हमने देखा हमेशा कुछ ना कुछ होता है और अब जो हुआ वो ऐसा है कि हम जितना इस पर रिएक्ट करें ना वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो हस्ती इतनी काबिल एहतराम है कि हम कहते हैं कि हजूर पाक पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमारी जान कुर्बान हो जाए, हमारे बच्चे कुर्बान हो जाए। भारत में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और फिर उसके बाद जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो रिएक्शन आपकी नज़र में कैसा है? बिल्कुल आपने सही बात की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती और जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत फिक्री रद्द-ए-अमल है। कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह इश्तिआल अंगेज रिमार्क्स दिए हैं बीजेपी के बहुत ही बड़े कायदीन ने, तो यकीनन मुसलमानों का पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल जो है वो बिल्कुल जरूरी है और इस पे भरपूर एहतजाज होना चाहिए। अब तक जो भी एहतजाज हुआ है वो इत्मीनान बख्श है, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। क़िबला साहब, आपको नहीं लगता कि बशमूल हम और हमें
करनी चाहिए तनकीद अपने ऊपर। बशमूल हम पूरी इस्लामिक दुनिया बहुत देर से जागी है। वो इसलिए क्योंकि गुस्ताखी तो अभी हुई है ना, इससे पहले मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पे उनको कत्ल कर देना, उनका खून बहा देना, उसके बाद अब वहाँ पे बाबरी के बाद अब दीगर मसाजिद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। देर हो गई क़िबला या साहब हमें। बिल्कुल, इंडिया में तो एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है हिंदुत्व की, जिसका मकसद ये है कि भारत जो है ये सिर्फ हिंदुओं का है और उनकी तो क़यादत के बयान आए हैं कि अगर कोई हिंदू बने तो भारत में रहे, नहीं तो भारत को छोड़ दे। तो ये तो तसलसल है उस हिंदुत्व की पॉलिसी का, और यकीनन एक मुनज़्ज़म तरीके से इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि इंडिया पे सफारती और माशी दबाव आ जाए कि वो अपने इस रवैये को तब्दील कर ले, वरना यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल औकात इंडिया के अंदर आने वाले हैं। क़िबला या साहब, मुश्किल वक्त तो मुझे लगता है मुसलमानों पे आ चुका है, क्योंकि आए रोज भारत में मुसलमानों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, कश्मीरी भाइयों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। ये जिस तरह से मारा जा रहा होता है, गले काटे जा रहे होते हैं। गुजरात का वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन रद्द-ए-अमल जो आना चाहिए, जो होना चाहिए, वो होता नहीं है। मुझे लगता है वक्त है कि कुछ अमली तौर पर हो, और जो खामोश बैठे हैं उन्हें अब जुबान खोलनी पड़ेगी। बहुत बुनियादी किरदार तो यकीनन, क्योंकि इस मसले को सिर्फ पाकिस्तानी मसला नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि ये पूरे आलम इस्लाम, सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, तमाम मजलूम अक़लियतों का मसला है। तो इसको इस पे तो असल रद्द अमल जो है और मरबूत रद्द अमल वो OIC की तरफ से आना चाहिए। OIC सफारती दबाव भी डाले, माशी दबाव के लिए भी इंतजाम करे। इंडिया की मसनूआत की बाइकाट की जो तहरीक अरब दुनिया में चली है, इस तहरीक को महमेज देने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है क़िबला या साहब, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारत में इस वक्त मामला बना हुआ है, गुस्ताखी की गई, उसके बाद चुप साध ली गई वहाँ के हुक्मरान जमात की जानिब से, और उसके बाद सिर्फ खुश करने के लिए वहाँ के लोगों को कहा गया कि जी हम जो उनकी खातून जो ये थी स्पोक्स पर्सन, उनको उन्होंने 6 महीने के लिए बर्खास्त किया है जब तक कि इंक्वायरी ना हो जाए, और जो मर्द थे उनको तो उन्होंने हमेशा से पार्टी से निकाल दिया। लेकिन क्या 2 लोगों को पार्टी से निकाला देने पर क्या ये मामला बैठ जाएगा? आज भी जाके अगर उनका मीडिया को फॉलो करें, जिस तरीके की वहाँ पर ये दुश्नाम दराजी की जा रही है, जिस तरह आज भी गलीज़ बातें की जा रही हैं, वक्त है मुसलमानों को इकट्ठा होने का और ये बताने का कि वो कितनी बड़ी क़ुव्वत है। आगे बढ़ते हैं अब और कुछ सियासत की बात करते हैं, अपनी अंदरूनी सियासत की। मरीम नवाज़ का कहना है कि इमरान खान के दौर में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर था। काम करवाने के लिए 3 नहीं 5 खैरात के हीरे मांगे जा रहे थे। उस्मान बुज़दार और फराह खान ने पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक खाया है। सुपर ताकत को ललकारने वाला गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानतें कराता फिर रहा है। मरीम नवाज का क्या कहना था, सुनवाते हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है, वो इनकलाब का कह के निकला था हेलीकॉप्टर में और आज तक वो घर वापस नहीं पहुंचा। जो सुपर पावर्स को ललकारता था वो आज वो राहदारी जमानत के लिए पेशावर में छुप के बैठा। जब आपकी प्रायोरिटीज ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का, आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुज़दार और फराह गोगी हो, एक छोटा सा काम कराने के लिए आपको फर्स्ट लेडी को, वो कहती है उनको 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, उनको 5 कैरेट का डायमंड चाहिए। फराह गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है, डायरेक्ट बेनिफिशरीज वो इमरान खान है, बजरिया पीरनी साहिबा है। सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। ये जो अचानक लॉन्ग मार्च भी याद आ गया है इसलिए कि अब वो चीज़ें नहीं मिल रही। फराह गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आओ ना मरीम नवाज की तरह डेथ सेल में सामना करो। अब पाकिस्तान की डिबेट फितना, फसाद और इंतशार से शिफ्ट होकर अवाम के मसाइल पे आनी चाहिए।
पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने किया सेमिनार से खिताब और कहा कि सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सुमेरा खान की रिपोर्ट। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कौमी एटमी प्रोग्राम को किसी भी खतरे के खदशात को दो टोक अल्फाज में रद्द कर दिया। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता न करने का ऐलान, सबको एटमी सलाहियत पर बेबुनियाद तबसरे न करने का मशवरा दिया। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मादरे वतन के दिफा और सालमियत का जामिन है। इसे अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद एटमी मुल्क है। हर किस्म के खतरे के खिलाफ हमारी कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म तमाम आलमी ज़ाब्तों के मुताबिक है। इस पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। एटमी ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही रद्द अमल देने की मजाज है। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। अच्छा जी, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि हम आपको बताएंगे जो आग लगी है पिछले कई दिनों में हमारे मुल्क के जंगलात में, उसमें बलूचिस्तान जो है वो बड़ा सर फहरिस्त रहा। फिर हम देखा कि इस्लामाबाद में लोगों ने खुद ही लगा दी, लेकिन अब स्वात के 13 मकामात पर लगी थी आग, उस पर काबू तो पा लिया गया है। मालाकंड के पहाड़ी इलाके बाटा में शोले यहाँ पे भड़के और एबटाबाद बगनोतर में आग लगाने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल शम्स माहिर माहौलियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हम देखते हैं कि जब खुश्क साली बढ़ती है तो तब पहाड़ों पे आग लगने के वाक़यात हमें ज़्यादा मिलते हैं। ये जहाँ जहाँ आग लगी है उसके मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि अब हमें वाकई मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ज़्यादा ख़तरे की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, मुसलसल देखिए हीट वेव्स आ रहे हैं, टेम्परेचर का इजाफा हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये जो हीट वेव्स के इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी नमी बहुत कम होती है, बारिशें नहीं होती, तो फिर आग लगने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। जंगल में आग लगना नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल मीन्स के कुदरती तौर पे भी लगती है, लाइटनिंग वगैरह की वजह से, हीट वेव्स अगर हो जाएं तो उसकी वजह से, लेकिन आर्टिफिशियल भी है। जैसे लोग आग जलाते हैं, कभी इवन पिकनिक में भी आग लगा करके और फिर खाना पका रहे होते हैं, तो अगर जंगल खुश्क है, लकड़ियाँ खुश्क हैं, तो फिर वो आग बहुत तेज़ी से लगती है। तो ये वाक़यात होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए बारिशें नहीं हो रही हैं। अब इसको कंट्रोल ये किया जाता है कि जब बारिशें अगर होंगी तो फिर ये आग बुझेगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर आग लगती चली जाएगी। अच्छा, और हमें करना चाहिए। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आपने भी काफ़ी सिम्पोजियम्स, काफ़ी सेमिनार कराए हैं इस सारे मामले पे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो मैन मेड हो गई, चले मैन मेड पे तो हम फिर उनको लिटरेसी दे के आइंदा ऐसा ना हो जैसे अभी बलूचिस्तान में हुआ कि आइंदा ऐसा ना हो कि हम उनको सिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं या दीगर कोई चीज़ें हों, सर इस पे हम कर्ब कैसे करें? बीइंग पाकिस्तानी हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को अपने खित्ते में कंट्रोल करें? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के जो वजूहात हैं वो चंद गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इमिट हो रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड्स हैं। जब हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और एमिशन बहुत ज़्यादा निकाल रहे होते हैं, एमिट चीज़ों को मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, हमारी व्हीकल से, गाड़ियों से, हमारी जो जितनी भी बर्निंग कंबशन एक्टिविटी है उससे चीज़ें निकल रही होती हैं, तो फिर ये कंट्रीब्यूट करती हैं। इसको जो है हमें किसी अल्टरनेट सोर्स, फॉसिल फ्यूल बर्निंग के बजाय हमें किसी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जिससे ये गैसेस हवा में कम इमिट होंगी, कम खारिज होंगी, तो फिर ये जो हीट वेव्स के वाक़यात हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के वाक़यात हैं, वो कम होंगे। इसमें सबसे बड़ी वजह ये कि हमें शिफ्ट करना चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से हमें उन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहिए जिससे ये गैसेस नहीं इमिट होती हैं। सही।
तो डॉक्टर साहब, अभी मौजूदा कंडीशन को देखते हुए, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर जहाँ आग भड़कती है, फिर 2 से 3 दिन लग जाते हैं काबू पाते पाते, कभी हमारे पास वसाइल नहीं होते हैं। और अगेन वही कि कुछ लोग अपनी खुशी के लिए जब पिकनिक पे जाते हैं तो वो आग जो लग जाती है, भड़कती है, वो पूरे जंगलों को लपेट में लेती है। तो इन फ्यूचर आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि माहौल मज़ीद कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है? हमारी फ़ज़ा कितनी आलूदा, बल्कि मैं कहूँ कितनी जहर आलूदा हो सकती है इंसानों के लिए और स्पेशली जानवरों के लिए भी? देखें, इसके अंदर ये है कि जब एक तो चीज़ ये हो रही है कि एमिशन हो रही है व्हीकल से, गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, इन जगहों से एमिशन हो रही है, लेकिन जब आग लगती है जंगल में तो आप अंदाज़ा करें कि इसमें कितनी ज़्यादा फ्यूल बर्निंग होती है, कितनी एमिशंस होती है, वो खुद कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो जंगल में आग लगने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस और मज़ीद बढ़ जाती है, और उसके बाद वहाँ रहने वाले जितनी बायोडाइवर्सिटी है, जानवर हैं, वहाँ परिंदे हैं, उनकी ग़ज़ा ख़त्म हो जाती है, दरख्त ख़त्म हो जाते हैं। हमारी जो रिसोर्स हैं, मसलन चिलगोज़े के बागात में अभी शेरानी फॉरेस्ट में जो आग लगी है, तो चिलगोज़ा बहुत महंगा है, मज़ीद महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पे। तो ये माशी तौर पे बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, मौसम की तब्दीली के लिहाज से ये और मज़ीद इजाफा होगा, कम ही नहीं होगा। अगर जंगल में आग लगती है तो अगर ऑलरेडी पहले ही हीट वेव से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में तब्दीली आ रही है, तो ये मज़ीद इजाफा होगा अगर जंगल के आग को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर जंगल के आग को कंट्रोल करेंगे तो ये जो सोर्स है एमिशन का, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का, वो कम से कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शम्स हमारे साथ थे और उनका यही कहना था कि हम जो कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, चाहे वो हम खुद आग लगाएं अपनी तफरी के लिए या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग में अपना पार्ट डालें, हम दोनों तरीके से गलत कर रहे हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना कैमरे के उस पर बैठे खाने की स्पेशली टेबल पे, उन सबसे सवाल है कि भाई जो आप खा रहे हैं क्या वो महफूज और मिलावट से पाक क्या है? आपका खाना महफूज है? जी, क्या आपका खाने में मिलावट नहीं है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल है। आप लोगों के खाने में मिलावट भी होती है और खाना महफूज भी नहीं होता, स्पेशली वो खाना जो हम बाहर से ऑर्डर कर रहे होते हैं। हम दिन भर बहुत सी ग़ज़ाएँ खाते हैं, कभी होटल पर, कभी ठेलों पर। अब ना सफाई का इंतज़ाम होता है, ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है। बात तैयारशुदा खानों तक ही महदूद नहीं है, लोग हर चीज़ में मिलावट के नए नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं। कभी दूध में यूरिया खाद मिलाई जाती है, तो कभी मिर्चों में भूसा मिलाया जाता है, कभी मुर्दा जानवरों के खून से केचप तैयार की जाती है, कभी मुर्दा मुर्गियों, बकरों और गाय का गोश्त बेचा जाता है। ड्रिंक्स में मुज़र सेहत केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे। मक्खन और दूध के नाम और तस्वीरें इस्तेमाल करके कुछ और बेचा जाता है। ना खालिस आटा होता है, घी, दालें, चीनी, मतलब आपको मार्केट में जो भी मिल रहा है ना, बिलीव मी वो खालिस या फिर ओरिजिनल नहीं होता। हत्ता कि मुज़र सेहत फल और सब्जियां फ़रोख्त की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गंदे पानी से फैसल धोया जाता है। अच्छा, बात यह है कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। थीम इसका यही है कि जी महफूज खाना, बेहतर सेहत। तो हम इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शाज़िया इकराम साहबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर आपका हैविंग खाना मी। महफूज है? जितना किसी और का है उतना ही मेरा। एग्जैक्टली। तो चलें हम शुरू करते हैं जो बाहर के जो खाने होते हैं। देखिए, कराची का फूड और स्ट्रीट फूड जो है चटपटा, मज़ेदार, इनमें सिर्फ मसाला जात का ही कमाल नहीं, उस धूल, मिट्टी और उस मक्खी का भी बड़ा कमाल है जो उसके इर्द गिर्द कर रही होती है। नाउ उससे भी नेक्स्ट लेवल ये कि जिस प्लेट में हम खा रहे हैं उसी प्लेट में किसी फला शब्बीर भाई खाकर गए और शब्बीर भाई को हो सकता है कि टीबी हो, तो उसने क्या किया, वहीं से धोया और वो टीबी वाली प्लेट आपके और वो टीबी आपके अंदर। कहाँ खड़े हुए हैं हम फूड सेफ्टी के हवाले से? राइट। अच्छा देखें, एक तो ये कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो इनका जो इस मरतबा का स्लोगन है कि सेफ़र फूड बेटर हेल्थ, हम लोगों को उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो चेक्स एंड बैलेंसेस
वो रेगुलेशंस और उनकी कंप्लायंस इन प्लेस इतनी नहीं होती जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। उससे होता ही है कि एक तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वैसे ही मैल न्यूट्रिशन का शिकार होती है, स्पेशली अंडर 5 years ऑफ ओल्ड जो बच्चे हैं हमारे। उसके बाद ओवर एंड अबव मैल न्यूट्रिशन, अगर उनको फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं जिनके अंदर डायरिया और वॉमिटिंग उनको हो जाता है, उसकी वजह से फ़र्दर उनकी नरिशमेंट ख़राब होती है। तो इसकी वजह से तकरीबन ओवर 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years मैल नरिश्ड हैं और स्टंटेड हैं। और स्टंटेड ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल स्लोनेस भी होती है। तो ये बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है। इसके ऊपर नंबर 1 तो ये चीज़ है कि आई थिंक जब गवर्नमेंट्स अपना बजट आउटले करती हैं तो बजट एक्सपेंडिचर का एक जो काफ़ी बड़ा चंक है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ ऑफ अनसेफ फूड जो कि अनसेफ वाटर है। नॉट जस्ट ड्रिंकिंग वाटर बट ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, जिसमें आपने अपने फ्रेश प्रोड्यूस को धोना है, जिसके अंदर जैसे आपने पॉइंट आउट किया अपने बर्तन धोने हैं, काउंटर टॉप्स धोने हैं, वो सब आपका सेफ वाटर अगर होगा इंक्लूडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो बहुत ज़्यादा फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न बीमारियाँ जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट इसमें बजट आउटले जब करती है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा चंक दिया जा सकता है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि फिर उसकी कंप्लायंस और मॉनिटरिंग भी हो। रूल्स तो बनते हैं तो वो हम ज़रूर करें, और वो मॉनिटरिंग खाली गवर्नमेंट कहीं भी नहीं करती, इंडिविजुअल्स को भी करना पड़ता है, कमर्शियल एंटिटीज़ को भी करना पड़ता है। तो जितने लोग मतलब ये देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठे हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है जो एक छोटे से ठेले के ऊपर कुछ बेच रहा है, चाहे कोई आपका बहुत अच्छा हाई एंड रेस्टोरेंट है, सबको ये चीज़ें और ये मेजर्स इन प्लेस करनी है, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज़ ये होती है, ये होते हैं 3 जो बिल्कुल सिंपलेस्ट है ना, 4 स्टेप्स हैं, उसमें 3 C's एंड एन S है, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्लीन कैसे करना है, आपने चीज़ों को क्लीन करना है। सोपी हॉट वाटर, अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं भी है जो कोई बहुत महंगा है, तो हॉट सोपी वाटर के अंदर अपने काउंटर्स को, चॉपिंग बोर्ड्स को, हर चीज़ को आफ्टर हर कुकिंग अच्छी तरह से धोएं करनी है। जो भी फूड हैंडलर्स हैं वो खाना पकाने या देने से पहले और बाद दोनों मरतबा हाथ धोएं। जितने लोग हैं वो स्पेशली वॉशरूम यूज़ करने के बाद कम से कम 20 सेकेंड्स, अभी कोविड में तो हमने बहुत ज़्यादा सीखा हाथ कैसे धोते हैं, तो वो अब याद भी रखना है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी एक्यूट इन्फेक्शन। आप अच्छी तरह से हाथ धोएं उसके साथ, ठीक है। एक तो क्लेanलीनेस आ गई। उसके बाद होता है सेपरेट। एक जो ऐसे सेपरेट का मतलब ये है कि आप जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका रॉ मीट है, सी फूड है, अंडे हैं, उनको फ्रेश प्रोड्यूस से अलग रखें। जब शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रोसरी कार्ट में, अपने काउंटर्स के ऊपर, अपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उनको अलग रखें, बिकॉज रॉ मीट और एग्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है, जो फूड बॉर्न बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स होते हैं, वो आपके फ्रेश प्रोड्यूस पे जाएंगे। अगर आप लेट से उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं और उसके अंदर कोई इस तरह के बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला है या और बहुत सारे होते हैं, वो इन्फेक्शन क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए तो वो प्रॉब्लम होता है। दैट्स व्हाई बहुत से लोग जो मीट हो या चिकन हो, they tend to keep it in the freezer. और वो जो फ्रेश है वो obviously they राइट जी। चॉपिंग बोर्ड्स भी अलग रखें, जो आपके कटिंग बोर्ड्स हैं वो मीट का अलग होना चाहिए और बाकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अलग होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं स्ट्रीट फूड्स की हम बात करें, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जनाब कुर्सियाँ या टेबल्स लगी हुई हैं, नीचे ही गटर है, नालियाँ हैं, फिर वो मक्खियाँ हैं, वो स्मेल है, लेकिन क्या है भाई, वो स्ट्रीट फूड खाना है ना। अच्छा, अब उसी में बैठ के आप खा रहे हैं, फिर आपके वो छोटे बच्चे भी खा रहे हैं, ओके, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, वो जो पानी आ रहा है वो जग में आ रहा है, उसके साथ वो ओके, अब बड़ा हो गया ये डिस्पोजेबल आपको गिलास दे दिए, बट अगेन कि वो जग स्टील का है, वो जगह जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हैं वो अच्छी जगह नहीं है, तो आई थिंक इसका भी बड़ा इम्पैक्ट। जी बिल्कुल। इसमें यह है कि देखें, ये अवेयरनेस है। अगर लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि उनके घर का जो उनका, फॉर एग्जांपल किसी भी लेवल पे आप बात करें, वो अपने घर का जो मंथली बजट है उसमें से बहुत ज़्यादा अगर वो इलाज पे निकाल देंगे अपने बच्चों के, बीवी के, अपने,
तो वो उनको इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट करेगा। इंडिविजुअल लेवल पे है, कमर्शियल लेवल पे कोई बिजनेस एंटिटीज़ हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई किचन्स हैं, वो अपने लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि और कि हम भी अब हमारे ऊपर भी हेल्थ बर्डन के जो उसकी हेल्थ कॉस्ट है उसका बर्डन घटेगा और आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी घटेगा। इसी तरह गवर्नमेंट्स के भी फ़ायदे में है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ज़्यादा होगी अगर आप उनको ये सारी अवेयरनेस देते हैं, बल्कि आपका जो हेल्थ का ह्यूज बर्डन है उसका बजट का वो भी आप कर्टेल करेंगे, तो वो प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं दोबारा, बजाय कि आप क्योर की तरफ जाएं, बिकॉज वो हर लेवल के ऊपर वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मैं देखने वालों से भी बताऊं कि हमारे सेगमेंट का मकसद कतई ये नहीं है कि हम डिस्करेज करें फूड इकोनॉमी को। हमारे यहाँ फूड स्ट्रीट्स हैं, बात असल में ये है कि फ्रॉम फूड इंस्पेक्टर टू द इंतजामिया ऑफ दैट एरिया, उनको इस चीज़ को टेक केयर करना चाहिए। अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटेशन और हाइजीन के साथ होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो जब देखें वो यही चीज़ होती है, डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर एक गुड प्रैक्टिस इन प्लेस होगी और जो लोग आपके पास आएंगे वो उस गुड प्रैक्टिस को आप कंसिस्टेंट रहते हैं और साथ गवर्नमेंट भी उसमें कंप्लायंस और मॉनिटरिंग कर रही हो, तो वो फिर घर भी लेके जाएंगे उन चीज़ों को। इसी तरह जो कल्चर्स हैं आपके और जो सैनिटेशन है और जो हैबिट्स हैं लोगों की डे इन डे आउट, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उनको एजुकेट करेंगे लीडिंग बाय एग्जांपल। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुकिंग मेथड्स जो हैं उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर कुकिंग टेम्परेचर तक खाने को लेके जाएं, स्पेशली रॉ मीट्स अगेन, एग्स अगेन, उनको लेके जाएं। फिर अगर स्ट्रीट फूड में बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है, इट्स एक्चुअली वेरी डिलिशियस, दुनिया में हर जगह, स्पेशली हमारे मुल्क का। वो है ना कि फिर रहा भी नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमेशा बात करते हैं अवेयरनेस की, हमारा ये सेगमेंट भी लोगों के लिए अवेयरनेस की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बच्चों के करिकुलम में ये शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं होता है, मैं अक्सर जब अपने भांजा भांजी की किताब देखूँ तो उसमें ये चीज़ शामिल होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको बताना चाहिए। आपको शायद उनकी बुक के फ्रंट पेज, बैक पेज, हर जगह बताना चाहिए कि भाई इस तरह से खाओ, इस तरह से खाना। एग्जैक्टली, वो बताएं भी। फिर जो उनके स्नैक ब्रेक्स होती हैं, लंच ब्रेक्स होती हैं, उसके अंदर उसको बड़ा फ्रेंडली मैनर में उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। बल्कि घर जाके बच्चे बड़ों को भी बताएं कि आज हमने ये सीखा है और इसका ये रैशनल है। एंड बिलीव मी, इट वर्क्स बोथ वेज, यू नो, आई मीन एडल्ट्स कैन लर्न फ्रॉम किड्स एज वेल। तो वो अगर वो करेंगे और बच्चे स्कूल में जो उनको बताया जाता है उस चीज़ को बड़ा सेक्रेड समझते हैं, तो वो दे विल अबाइड बाय इट और वो घर भी वो मैसेज लेके जाएंगे। और स्ट्रीट फूड की जब बात हो रही थी, तो जो 3rd S है कि आपने उसको प्रॉपर 3rd C के कुकिंग टेम्परेचर रखें। ये याद रखें कि जो खाना पक गया, हमारा क्योंकि मुल्क का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, पक के वो खाना पड़ा हुआ है अब, तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर उस लेवल पे मेंटेन नहीं हो रहा कि उसके अंदर जर्म्स या पैथोजेंस मल्टीप्लाई ना करें। तो ये भी ज़रूरी है कि जो लोग कुकिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं, वो इतनी ही मिकदार में खाना बनाए जितना उनका इस्तेमाल हो जाता है, जो रनिंग क्वांटिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। अब हमें अपने घर का किचन भी साफ रखना चाहिए। आप चाहे बाहर का खाना खा रहे हैं या नहीं खाएं, बट आपको अपना किचन इतना साफ रखना चाहिए कि जो आप बना रहे हैं आपको वो महफूज लगे। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अगेन वही, बाहर का खाना अगर खा रहे हैं तो प्लीज़ एहतियात के साथ खाएं। अगर हेल्दी खाएंगे फैसल, तो आप हेल्दी रहेंगे और एक हेल्दी घर लाके खा लें। ये भी ना करें, लेकिन सेहतमंद वाला खाएं। आपको कैसे मतलब पता आप चाह रही हैं कि वो वहीं कटर पे बैठ के खाएं? नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि भाई आप हेल्दी खाएं। चलिए जी, एक हेल्दी वेल्दी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। स्टे विद अस। हेल्दी खाएं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोयटा में पहली बार खवातीन ब्यूटिशियंस और नौजवानों के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जहां मारूफ मेकअप आर्टिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ड्रेसर्स ने उन्हें काम में मजीद बेहतरी लाने के गुर सिखाए, लाइक उनकी हेल्प की है। इस हवाले से नूरुल आरफीन अपनी रिपोर्ट में मजीद बताएंगे। स्टाइलिश हेयर कटिंग कैसे करनी है, मेकअप के जरिए चेहरे को खूबसूरत कैसे बनाना है और फैशन से चेहरे में निखार कैसे लाना है, ये सब गुर सिखाने के लिए कोयटा में एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जहां मुल्क के मारूफ मेकअप आर्टिस्ट,
स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ड्रेसर्स ने मकामी खवातीन ब्यूटिशियंस और नौजवानों को काम में मजीद बेहतरी लाने के लिए तरबियत दी। लाइव डेमो देने का मकसद ही यही है कि उनको ये अवेयरनेस आए और उनको जगह जगह जो है आउट ऑफ सिटी भी ना जाना पड़े। आपको पता है आजकल आउट ऑफ सिटी जाने के कितने एक्सपेंसेस होते हैं, फिर क्लासेस के चार्जेस वगैरह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हेयर ड्रेसर्स और मेकअप आर्टिस्ट ने भी इस काविश को सराहा। पूरी टीम की, हमारी एकेडमी की, हमारा मकसद ये है कि हमें क्वालिटी जो एजुकेशनल वर्क है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, ब्यूटिशियन फील्ड से, वो लेके हैं, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो औरत अपनी चार दीवारी में इज्जत के साथ अपने घर में काम कर सकती है। स्किन स्पेशलिस्ट का कहना है कि रोजाना पानी की ज्यादा इस्तेमाल और मियारी सनक्रीम लगाने से सूरज की शुआओं के मुज़र असरात को कम किया जा सकता है। सारी खूबसूरती सारी स्किन से है। अगर आप स्किन को कैजुअल लेंगे, एक तो ये है कि आपकी वो डिजीज़ एक तो प्रोग्रेस करेगी। लेट्स से अगर कोई डिजीज़ है, इनकेस अगर आपको डिजीज़ नहीं भी है ना, तो आपकी एजिंग जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगी। आप धूप में निकलते हैं, आप सन ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते, या आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते, तो आपकी एजिंग जल्दी होगी, यानी बुढ़ापा जल्दी आएगा। खवातीन ब्यूटिशियंस और नौजवान कहते हैं तरबियती वर्कशॉप से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। वी आर वेरी ग्लैड एंड आई थिंक कि हम बहुत लकी हैं कि फर्स्ट टाइम कोयटा में इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पे हमें एक ही साथ हमें डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। हेयर कट्स, हेयर के अकॉर्डिंगली हमारा जो स्किन है, स्किन ट्रीटमेंट्स, मेडिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ डिस्कस होंगे, स्किन इश्यूज। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से हमारे पास ब्यूटिशियंस आए हुए हैं, हेयर ड्रेसर्स आए हुए हैं। इनसे मैंने बहुत कुछ नई ट्रिक्स सीखी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं इनसे जो ट्रिक्स सीखी हुई हैं अपने काम में और बेहतरी लेकर आऊँगा। तकरीब में मारूफ टिकटॉकर्स और फनकारों ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। चले, हमारी खातीन जो हैं वो जहाँ गुर सीख रही हैं, वहीं दुनिया भर में हमारा पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं, क्योंकि जो पर्सन विद डिफरेंट एबल्स के हुकूक और उनके जो कारकुन हैं और जो कारोबारी शख्सियत हैं, तंजीला खान जो कि इन सब की कैंपेनिंग करती हैं, उन्होंने जीता है प्रिंसेस ट्रस्ट अवार्ड्स 2022 में पहली मरतबा। ये इनॉग्रल अमल क्लूनी अवार्ड था और ख़ातीन को बाख्तियार बनाने का ये अवार्ड जो है उन्होंने हासिल किया है। इस अवार्ड का मकसद माली मदद फराहम करना और नौजवानों को अपनी कारोबारी कोशिशों के आगे बढ़ाने के काबिल बनाना है। अगर कोई भी नौजवान कारोबार कर रहा है तो देन वो इसको कैसे आगे बढ़ा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें तंजीला खान ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी के बारे में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तंजीला, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाहिर सी बात है जितना आप अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र है ना, उतना ही आप हमारे लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की बेटी हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि एक तो आपका सफ़र, आपकी कहानी और आपकी कामयाबी, यकीनन आपकी पर्सनैलिटी इतनी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है कि जो देखता है ना वो कहता है कि अगर आपकी शख्सियत हो तो तंजीला जैसी हो। जज़ाकल्लाह खैर आपके इतने प्यारे अल्फाज के लिए और आपकी इतनी मोहब्बत के लिए। एंड मैं सम अप कर दूँगी इस बात को कि आई थिंक ये पाकिस्तान की मोहब्बत ही है जो मुझे इस बात पे मजबूर करती है कि मैं जो भी कदम उठाऊं वो पाकिस्तान के लिए उठाऊं। और अगर मैं अपनी कहानी आपको बताऊं तो वो किसी और पाकिस्तानी लड़की से डिफरेंट नहीं है। हम सब लड़कियां कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। ये बात सही है कि मेरी माजूरी है, लेकिन उसको मैं इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाती। उसकी कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उनको साइड पे रख के अपनी सलाहियतों पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। और एंटरप्रेन्योर बनना मुझे पसंद है क्योंकि वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लेकर आता है आपकी कम्युनिटी के लिए। तो मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं इस हवाले से। और आई थिंक ज़िंदगी में अगर पर्पस हो तो यू रियली एंजॉय लाइफ। तंजीला, अमल क्लूनी अवार्ड किन को दिया जाता है, आपको किन खिदमात के नतीजे में दिया गया, ज़रा ये बताइए। दरअसल ये उनके नाम पर पहला अवार्ड है और ये जज्बे के तहत पे दिया जाता है। और ये अवार्ड अनाउंस हो गया था 2 साल पहले, जो ख़ास तौर पे मेरा काम माहवारी के हवाले से है पाकिस्तान में। जो गर्ली थिंग्स मेरा एक स्टार्टअप है जो प्रोवाइड करता है जो भी आपके फेमिनिन हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं मंथली ख़वातीन को घर पे प्रोवाइड करता है। उसकी बेस पे मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जब मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। 2 साल पहले अनाउंस हो गया, लेकिन हम लोग कोई सेरेमनी नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। और फिर इस पूरे 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स किए हमने और अब जाकर उसकी सेरेमनी लंदन में हुई है।
सो नॉट जस्ट दिस बट आई थिंक ब्रेन मसाला, फ्रूट चाट। ब्रेन मसाला मेरी पॉडकास्ट है जो पाकिस्तान की सबसे पहली फुली एक्सेसिबल पॉडकास्ट है, उसमें साइन लैंग्वेज भी मौजूद है। और फ्रूट चाट एक कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है जो डिसेबिलिटी के ऊपर है। ठीक। अच्छा तंजीला, जब हम बात करते हैं कि किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में, तो यकीनन एक चीज़ पहली जो जहन में आती है वो ये होती है कि गुजारना इस तरह कितना चैलेंजिंग है। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, तंजीला से मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक अहम डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मैनुला ने रिमार्क्स दिए कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि पार्लियामेंट को हम हिदायत नहीं दे सकते। तो हम अपडेट है अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक, जिस पर आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत देकर खारिज कर दी है और चीफ जस्टिस अतर मैनुला ने दरख्वास्त पर दलाइल के बाद अहकाम जारी किए। पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकते, ये पार्लियामेंट के इख्तियार है। चीफ जस्टिस अतर मैनुला के ये रिमार्क्स थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, वकील ने ये दरख्वास्त की है और उसके बाद इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स सामने आए हैं। और एक और डेवलपमेंट, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा आज। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि वफाकी बजट की तैयारी और बढ़ती महंगाई समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। तो एक अहम इजलास है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में वफाकी बजट की तैयारी और बढ़ती महंगाई पर बात होगी। इजलास में लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग और अहम फैसले के लिए जाएंगे। वफाकी काबीना 3 जून को होने वाले ECC फैसलों की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2021 भी काबीना में शामिल की जाएगी, पेश की जाएगी। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे तंजीला खान से कि जो पाकिस्तान का फ़ख्र वैसे ही बनती रही हैं और अब उन्होंने अमल खूनी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अच्छा तंजीला, आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी और एक इंटरव्यू में आपका एक फॉरेन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था जिसमें आपने ये कहा है कि आपको अच्छा नहीं लगता ट्रैजिक होना, आपको अच्छा नहीं लगता। और यही सबसे अहम बात होती है, अगर किसी भी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम उस पर ना तवक्कल करके बैठ जाते हैं कि हाय हमारे साथ क्या हो गया। बट ये थॉट प्रोसेस आपके जहन में किसने डाला कि चाहे मुश्किल कोई भी हो पीछे नहीं हटना आपने? देखें, ये बात फिलबिदी आपके दिल से ही निकलती है जब आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट हो और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस और आपकी जो डिसेबिलिटी है। तो आई थिंक ये जज्बा आपके अंदर से ही निकलता है कि बस इनसे अब हमने सीखना है और हमने पीछे नहीं हटना। और जो आपने बात की अभी ट्रेजेडी की, ऐसा नहीं है कि मैं कभी ड्रामेटिक नहीं हुई अपनी लाइफ में या ट्रेजेडी को मैंने बिल्कुल ही एक्सेप्ट करके मैं बैठी नहीं हूँ। बट देन आई रियलाइज इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। जब मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की सोच तो और मुझे ज़ाया करी है, तो फिर मैंने इस सोच को साइड पे ब्रश कर दिया और मैंने कहा नहीं, वी नीड टू फाइंड पर्पस। जो भी आपके हालात हैं और जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपने एक पर्पस तलाश करना है। तो उस सोच में मुझे काफ़ी मीनिंग मिला और फिर अब देख लें सब कुछ आपके सामने ही है कि उसकी वजह से और कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, इतने सारे प्रोजेक्ट्स सरफेस पे आए, फिर इतनी ज़्यादा हमें मोहब्बत मिली है ग्लोबल लेवल पे हमारे मुल्क को। तो आई थिंक ये सोच जो है ना, इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तंजीला, ये जो अवार्ड सेरेमनी थी इसमें किन किन टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो कि ज़ेरे बहस आई? कुछ आइडियाज़ आपने शेयर किए हों या कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हों तो प्लीज़, अगर मैं चाहूँगी इस सेरेमनी का अहवाल भी आप हमें बताएं। इस सेरेमनी की वो मेरी उर्दू थोड़ी ख़राब हो रही है, जो पूरी तकरीब थी वो कुछ इस तरह से थी कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने क्या करना है, किस तरह से बैठना है, क्या करना है। बट मेरे ज़हन पे एक ही चीज़ सवार थी कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है हर लम्हे में, ना सिर्फ तंजीला खान को। तो सबसे पहले तो हमें वो रिहर्सल कराई गई
कुछ डायरेक्टली हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया किसी भी कन्वर्सेशन में। उसकी खास वजह थी क्योंकि जो मेरी कैटेगरी थी वो बड़ी खास थी। जो अमल क्लूनी अवार्ड है ये सबसे पहला अवार्ड है और ये पहली कैटेगरी है, तो वो थोड़ा खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस कैटेगरी को लेके, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले मेरी मुलाकात अमल से हुई जब स्टेज पे हम लोग गए और उन्होंने मुझे गले लगाया, और उससे पहले जब हल्की सी मुलाकात हुई मैंने उनसे पूछा भी कि आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि तुम्हें मुझे अपना आप नज़र आता है, और ये मेरे लिए मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद जब हम स्टेज पे गए तो हम प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स से भी मिले और उनको मैंने देखा तो सलाम दुआ की हमने, और मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। और इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको दावत देती, जो आई थिंक हम पाकिस्तानियों का ख़ास एक हमारी ख़ास बात होती है। और फिर उसके बाद अवार्ड की सेरेमनी पे स्टेज के ऊपर काफ़ी हमारी अच्छी गुफ्तगू हुई, जिसपे मैंने महावारी के हवाले से काफ़ी बातें की और सबको मैंने थोड़ा सा जगाने की कोशिश की कि हमें इस मसले को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमारा एक टाइम्स का इंटरव्यू हुआ था अमल क्लूनी के साथ। वहाँ पे मैंने और अमाल ने बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन की और कुछ स्ट्रैटेजीज को ड्राफ्ट किया है। इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं यही अभी देख रहा था कि एक तो ये जो एंकर है एंट मैकपार्टलिन, ये आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, देन अमल से आपकी इतनी गुफ्तगू हुई और ऑब्वियसली प्रिंस चार्ल्स से तो आपकी हुई गुफ्तगू। अच्छा, ओवरऑल पाकिस्तान का कैसा आपने एक रिएक्शन देखा? लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे आपको जब ये जान रहे थे कि दया पाकिस्तानी? ये 3 बड़े लोगों की तो हमने बात की, बट मैं एक जो कॉमन रिएक्शन था वहाँ के लोगों का वो मैं जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थे। अब वो टाइम चला गया है कि हम लोग ज़रा शौक हों कि अच्छा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप बुरके में क्यों नहीं हैं। मीडिया ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को पॉजिटिवली भी केटर किया है कि हम जिस तरह से हैं, कम्युनिटी है वो अब थोड़ी सी ट्रूली हमारे सरफेस पे आती है। तो इट वाज नॉट अ शॉक फॉर देम कि मैं अंग्रेज़ी में बात कर रही हूँ या मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दे वेलकम्ड मी और उन्होंने मुझे एज अ विक्टिम नहीं देखा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि अक्सर पहले प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करके आगे लीडरशिप की पोजीशन हासिल करनी पड़ी, एक विक्टिम की नहीं, एक बेनिफिशरी की नहीं। तो यहाँ पर मुझे खुशी हुई कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का हम नज़रिया बदल रहे हैं और ये हम करते रहेंगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं हुआ, सीधा हम लोग काम की बात करते थे। मुझे कुछ जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं क्यों एम्पावर्ड हूँ। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है तंजीला, एक तो आपका बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। थैंक यू सो मच। और देखा अपने महक के लोग जो है वो पाकिस्तान को अब मुख्तलिफ तरीके से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और सिर्फ ये जानना पहचानना, जान पहचान के हद तक नहीं, अवार्ड भी मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि पाकिस्तान के बारे में हम बात करें तो वो कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि हर कोई आना चाहता है। ये जो कुदरती खूबसूरती है ना, इसको देखना चाहता है। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को हर कोई जो है वो ये चाहता है कि वो डिस्कवर करे, और दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान में कितनी खासियत है, ख़ास करके गिलगित बल्तिस्तान। उफ, कितना खूबसूरत है, वहाँ की सकाफत क्या है, लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। अच्छा, जब मैं रहन सहन की बात हूँ ना, लोग रहते कैसे, तो फैसल मेरी शक्ल देख रहे हैं क्योंकि फैसल तो चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं। इससे भी बढ़ के ये कि वहाँ के लोग जो हैं नहीं, वो खुद कितने ज़्यादा अपने इस एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें मुझे जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी, पॉजिटिव चीज़ लगी, वो ये कि इस एरिया को प्रमोट करने में ख़वातीन अब आगे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। और ये आप देखें कि जब ख़वातीन आगे आएँ, फ्रंट फुट पे आके काम करें, तो ये आपके मुल्क की एक ऐसी पॉजिटिविटी को शो करता है, एक ऐसा इमेज बनता है इंटरनेशनल लेवल पे। एक तो ये कि जीबी, फिर वहाँ से ख़वातीन का आगे बढ़ना, और फिर वहाँ से ख़वातीन का टूरिज़म को सपोर्ट करना, ये बड़ी ही खूबसूरती है। तो यानी जितना खूबसूरत ये इलाका है, जितनी खूबसूरत ये जगह है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। पहाड़, झरने, खूबसूरती, सब्ज़ा है, इतने प्यारे प्यारे जानवर यहाँ पर। फैसल, आप तो यकीनन गए होंगे।
देखा ये आप मुझसे 100वीं मर्तबा पूछ रही हैं और अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं वापस नहीं आता। हाँ मैं वही रह जाते हैं। जिस्मानी तौर पे फैसल यहाँ भी होते हैं, ज़हनी तौर पे फैसल वहीं रह जाते हैं। और यकीन है, और जब भी फैसल आते हैं तो फैसल से पूछती, फैसल आप क्या देख के? हम कहते हैं हाँ इतनी खूबसूरती और यकीन माने कि अब जो है नेक्स्ट टाइम आप मुझे लेके जाएंगे। इतनी सारी चीजें तो लोगों ने देखी भी नहीं है। अब इन चीजों को किस तरीके से जो है वो केटर किया जाए, लोगों को किस तरह इनवाइट किया जाए, वहाँ के लोकल्स का बड़ा अहम किरदार है। वहाँ की शिगर की एक जो है हमारी बहन है ज़ेबा बतूल, वो टूरिज़्म को किस तरीके से प्रमोट वहाँ पे कर रही हैं और ख़ुद क्या कर रही हैं, ये हम ज़रा उनकी ज़बानी खुद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अरे वाह, आपने ज़बरदस्त जो है वो आपने बिल्कुल वही जो माथा पट्टी होती है वो भी इसी तरह पहनी हुई है, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स फॉर वेयरिंग द कल्चर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। अच्छा ज़ेबा, होटल आप चला रही हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। जहन में आइडिया ये तो मैं नहीं पूछूंगा कैसा है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, लेकिन कैसे आपने स्टार्ट किया और कितना अरसा हो गया ये करते हुए आपको? एक्चुअली मुझे इसको करते हुए अभी रिसेंटली 1 मंथ हुए हैं। हमारा पूरा एक सिस्टम है टूरिज़्म का जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, होटल सिस्टम भी है। तो यूँ समझे कि हम लोग पूरे जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। सही। अच्छा ज़ेबा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ आपकी टीम भी यकीनन होगी जो कि आपके साथ काम करती होगी, तो वो भी ख़वातीन पे ही मुश्तमिल है? नहीं, एक्चुअली मेरी पूरी टीम में मैं ही अकेली इसमें खातून हूँ। ओह अच्छा। तो ये मुझे बताएं कि शिगर में ख़वातीन के लिए इस तरह से काम करना क्या थोड़ा सा मुश्किल, चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान, खासकर बल्तिस्तान का जो रीजन है ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक फील्ड रखता है। लाइक आप सिर्फ टीचिंग में जा सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं। तो यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर को एक तरह से ख़वातीन के लिए इतना अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरे लिए भी यही है कि जेंडर बेस पर मुझे थोड़ी सी इस मामले में है इश्यूज वगैरह ना। तो क्या मैं चाहूँगी आप ज़रा वो बताएं कि जो इश्यूज आपने फेस किए और वो चैलेंजिंग्स को आप फेस करके बैरियर्स को तोड़ के आप आ गए प्लीज़, ताकि जो लड़कियां हमारी आपसे इंस्पायर हो रही हैं उन्हें पता चले कि मुश्किल आनी है तो उस मुश्किल का हल कैसे निकालना है। देखिए, पूरे पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए हर जगह पर हर फील्ड में मुश्किलात हैं, चाहे वो जीबी हो चाहे वो किसी भी सिटी से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है कि मुश्किलात तो हर जगह है ख़वातीन के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका काम और आपकी जो डायरेक्शन है वो सही हो और उसका माशरे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो मेरे ख्याल से फिर आपको माशरे से डरना नहीं चाहिए, ना किसी जेंडर बेस पे आपको इस चीज़ से हेजिटेशन होनी चाहिए या फिर अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, आपको खुद को मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़ेबा, मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ से, बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि हम फिर एक अलग ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं। आप काफ़ी अरसे से लाहौर में रही, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि ओके आपने ये काम स्टार्ट करना है? मेरा एक्चुअली तकरीबन 4-5 सालों से ऑलरेडी इसकी तरफ थी। यानी मैं लाहौर में रह तो रही थी लेकिन मेरा दिल और दिमाग हमेशा बल्तिस्तान में रहा है। मैं सोशल मीडिया पे हमेशा से इस मामले में एक्टिव रही हूँ। मैंने हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान की चीज़ों को, यहाँ की कल्चर को प्रमोट किया है। तो यूँ समझे कि मेरा टर्निंग पॉइंट उसी दिन से हो गया था जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा कारोबार पे बात कर लेते हैं। ज़ेबा, कितना अमाउंट दरकार होता है, कितने फाइनेंसेस दरकार होते हैं एक सेटअप को स्टार्ट करने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए? आपने कैसे किया ये? ऐसा है, आपके पास एक अच्छा इन्वेस्टर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मेरा अपनी पर्सनली इतना मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था कि मैं खुद अकेली ये तमाम चीज़ें कर सकी। तो इसके लिए फिर हमने पूरी एक टीम बनाई, कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो पूरी एक टीम का यूँ समझे कि इसमें एक अहम किरदार है।
आपकी इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में, होटल मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, तो ये पूरे एक टीम का काम है, अकेली मेरी का काम नहीं है। और एग्जैक्टली फैसल, जब टीम वर्क नज़र भी आता है, जो कि अब हमें नज़र भी आ रहा है कि किस तरह से ज़ेबा की टीम काम करी, ज़ेबा खुद काम करी है। अगेन जैसे ज़ेबा कह भी रही है कि ये बड़ा खातून के लिहाज से बड़ा चैलेंजिंग है उस एरिया में। मैं अकेली हूँ जो ये काम कर पूरी टीम में मैं अकेली हूँ। अच्छा ज़ेबा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इन्वेस्टमेंट की हमने बात की, तो जितना इन्वेस्ट किया जाता है इस काम में उतना आपको वापस भी मिलता है? लाइक जितना आपने लगाया उतना आपने कमाया? यकीनन जाहिरी बात है, टूरिज्म सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है और अभी वर्ल्ड रैंकिंग पे आप देख रहे हैं कि 89 से 83 पर आ चुका, यानी 6 दर्जा बेहतरी की तरफ जा रही है। तो टूरिज्म सेक्टर में आप अच्छा खासा कमा भी सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को एडवेंचर बेस पर एंजॉय भी कर सकते हैं। ज़ेबा, वैसे तो पर्सनली मुझे पता है, लेकिन देखने वालों को बताइए कि एक तो शिगर फोर्ट हो गया, एक सड़क जहाँ से जो कि K2 बेस कैंप के लिए जाती है, दुनिया को बताएं कि शिगर के पास क्या है जो दुनिया देखने आए। देखिए, यहाँ कुदरत का अता करदा वो नेमतें हैं जो कहीं भी मौजूद नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप किसी भी एक पॉइंट पर खड़ी हो जाएं तो आप एक साथ बैक वक्त में एक ही नज़र से पहाड़ भी देख सकते हैं, आप दरिया भी देख सकते हैं, आप सहरा भी देख सकते हैं, आप खूबसूरत जो ग्रीनरी है वो भी देख सकते हैं। तो शिगर के पास खुदा का अता करदा ये तमाम नेमतें एक साथ आपको देखने को मिलेगी, जो सबसे मुनफरिद कर देता है इस इलाके को। सही। अच्छा ज़ेबा, जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमारी अम्मा ही कहती हैं कि छोड़ो, तुमने क्या करना है, लड़कियों घर में बैठो, किचन संभालो। अम्मा की तरफ से क्या कमेंट्स या घर में जो बड़े हैं उनका क्या कहना था जब आपने उनके सामने यकीनन ये प्रपोजल तो रखा होगा, तो क्या कहते थे? सबसे पहले तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक अकेली लड़की कैसे इन लड़कों के साथ काम करेगी, क्योंकि हमारे माशरे में लड़कों के साथ काम करना एक तरफ से इसको ऐप समझा जाता है। तो घर वालों की तरफ से भी यही थी कि कैसे करोगी ये सब कुछ मैनेज, कोई साथ में नहीं है आपके साथ। तो मैंने कहा बस मैं जब कर लूँगी फिर आप लोग देख लीजिएगा। तो बस आपको पता है थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है अपनी मनमानी इस मामले में, अगर आपने खुद कुछ करना हो। अच्छा, और एक तो ज़ेबा ये तो आपने घर वालों को बताया, और मैं आपसे ये भी आगे चल के पूछूंगा क्योंकि आपने खुद जैसे बताया कि वो सब कुछ है यहाँ पे कि जो कुदरती नज़ारों से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ खींच के लाता है। तो मुझे ये बताएं कि वालिदैन की तरफ से जो रिएक्शन था वो तो आपने बताया, वहाँ पे स्कर्दू में होटल एसोसिएशन भी है, तो आपसे पहले कोई खातून वहाँ पे इस तरह का काम कर रही थी, और अगर नहीं तो जब होटल एसोसिएशन वालों को पता चला कि आप ये करने जा रही हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? यकीनन कुछ ख़वातीन कर तो रही, लेकिन उन तमाम सेक्टर्स को कवर करके नहीं कर रही जिस सेक्टर्स को मैं कवर कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट भी कर रही हूँ, मैं इसको अपने वीडियोस में भी लाती हूँ, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करती हूँ। तो यहाँ पर जो ख़वातीन कर रही है उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब वो किसी न किसी भाई के सहारे या वालिद के सहारे कर रही होती। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इस वक्त इस सेक्टर को जिस तरह से मैं प्रमोट कर रही हूँ, मैंने अभी नहीं देखा किसी और को। सही। अच्छा ज़ेबा, जैसे आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया ना, लेकिन मुझे लगता है ये कि आप कोई भी काम ना सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते, उसको लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। आपको फिर वहाँ की जो मकामी टूरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ उन लोगों से आपको ताल्लुकात बढ़ाने, फिर उनके साथ मिलकर काम करना, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए प्लानिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो यकीनन ये एक ऐसा काम है जिसके लिए जितनी मेहनत, जितनी एफर्ट की जाए या जितनी प्लानिंग्स की जाए उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके लिए हमारी पूरी एक टीम मौजूद है। हमने हर सेक्टर में एक पर्सन रखा हुआ है। हमारे सेक्टर में हर पर्सन वेल एजुकेटेड है। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठाकर किसी को भी सेक्टर में रख लिया हो। माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे नौजवान इसमें मौजूद हैं। किसी को हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट दिया हुआ है, होटल मैनेजमेंट अलग है। तो इस तरह से पूरी एक टीम हम जब मिलके करते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। ज़ेबा, वैसे तो सयाहत का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि शिगर का बेस्ट जो वेदर है वो कौन सा होता है, स्प्रिंग ऑटम कौन सा? जी, शिगर का सबसे बेस्ट वेदर जिसमें टूरिस्ट जो है वो ज़्यादातर यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, वो है जून, जुलाई और अगस्त का मंथ।
ये 3 महीने होते हैं जिसमें आप पूरी ग्रीनरी भी देख सकते हैं, यहाँ के जो नेमतें हैं, मेवाजात हैं, उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, फल फ्रूट हैं उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त का ये जो बेसिक मंथ होते हैं जिसमें आप यहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ सकते हैं। आखिर में मुझे बता दें, जैसे गिलगित साइड का शब शुरू बड़ा ज़बे मज़े का डिश होता है, तो इधर शिगर में नाश्ता किस चीज़ से करते हैं आप लोग? मैं वैसे एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, मैं शिगर अलचोड़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव का आप ज़रूर नाम लें, अलचोड़ी का। तो अलचोड़ी बहुत खूबसूरत एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़े की, लाइक मरजन है, बहुत यूनिक सी चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद ममतू आ जाता है, फिर बल्ले वगैरह, फिर उसके बाद चोबले वगैरह। तो यहाँ पर बहुत सारी लोकल डिशेस हैं। ठीक है, तो बस फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द ममतू खाने मैं तो आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ज़ेबा। और 10 जो है वो आप काम कर रहे हैं। मुझे भी ले जाना। मैं कैंप्स में रहता हूँ, मैं कैंप्स में रहता हूँ। कैंप्स में रहते, लेकिन इस दफा हम दोनों जाएंगे, देख के आएंगे जरा। अच्छा, कुछ कह रही है ज़ेबा जी? जी प्लीज बताएं। मैंने कहा आप दोनों आ जाए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो पर्सनली यहाँ के जो बहुत बेसिक लोकल चीजें हैं ना, मैं खुद पर्सनली खुद बना के खिलाऊंगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पता है ये सब्जा, दरिया, पहाड़, ये इन सबका हुस्न पता है कैसे दुबाला होता है? मेहमान नवाजी से। और इस खित्ते में जितने मेहमान नवाज लोग हैं ना, आपको पाकिस्तान के किसी और खित्ते में कम मिलते हैं। तो हम जनाब अली बात कर रहे थे, अब जरा क्रिकेट की बात करते हैं, छक्के चौकों की बात करते हैं, क्योंकि जनाब मुल्तान में मैदान सजने वाला है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब ये मैदान की बात होती है ना, तो वो मुझे क्रिकेटर्स एफर्ट करते हुए नजर आ जाते हैं, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो हम बात करेंगे और वनडे सीरीज की हम बात कर रहे हैं। जनाब अली, बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ चुकी है। ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे कि ये ओडीआई सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान को जो रैंकिंग में बेहतर बनानी है। हमारे साथ कामरान अकमल, पाकिस्तान के बहुत ही प्रोलिफिक ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर मौजूद है। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया समाज से गुफ्तगू करने के लिए। कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है सर ये, आप समझते हैं इसको पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है हमारे लिए, पॉइंट भी लेने बड़े जरूरी है। और मेरे ख्याल से होम सीरीज है और फिर मुल्तान में है, थोड़ा टफ होगा गर्मी में, लेकिन ये है कि एक अच्छी सीरीज और पाकिस्तान को जीतनी चाहिए, 3-0 करना चाहिए। मेरे ख्याल से फुल टीम नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। डिपेंड करेगी इमाम पे, फखर पे, बाबर पे, बॉलिंग पे। शहीन लीड कर रहा बड़ा जबरदस्त, हसन अली का आना, फॉर्म में, रिदम में आना बड़ा जरूरी है। लेट्स सी कल क्या होता है, परसों क्या होता है, लेकिन ये 10 तरीके से सॉरी क्या बनता है। लेकिन ये है कि एक अच्छी बैलेंस साइड है हमारी, और हमें ये मेरे ख्याल से वनडे सीरीज जीतनी चाहिए। अच्छा कामी भाई, वैसे तो प्रोफेशनल्स है सारे और सर्दी गर्मी हम नहीं देखते, लेकिन मुल्तान जैसा शहर हो और उसकी गर्मी हो, तो वो प्लेयर्स पे कितना इफेक्ट डालेगी, ये बताएं। देखिए, बस दुआ करें प्लेयर्स बारबेक्यू ना बन जाए। इतनी गर्मी। देखिए, ये तो लाइट मूड में बात की है, लेकिन ये प्रोफेशनल ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए। उससे ज्यादा गर्मी में हम लोग श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया में खेल रहे हैं, तो यूज टू है, कैंप लगा और 1 महीना कैंप लगाया, दूसरे किया लड़कों को, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जो इनमें से काउंटी क्रिकेट खेल के आए हैं। लेकिन यह है कि उनको टाइम मिल गया 5-6 दिन का। लेकिन मेरा ख्याल से ये चीज हम लोगों को मानना नहीं चाहिए और ना सोचना चाहिए, और प्लेयरों को सिर्फ अपना फोकस अपनी गेम और अपनी परफॉर्मेंस की तरफ से, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली गुजर जाएंगी, टाइम गुजर जाएगा। सिर्फ फोकस परफॉर्मेंस की तरफ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए बड़े डेंजरस प्लेयर, ठीक है, उनके रसल, नारायण, पोलार्ड छोड़ गया हुआ है, जेसन होल्डर नहीं आया, काफी प्लेयर्स नहीं आए। एक अच्छा मौका पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस में आने का, फॉर्म में आने का, लंबे स्कोर करें, अच्छी बॉलिंग करें, रिदम वापस लाए हसन अली, तो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए हसन अली का आना। और बाबर के अलावा आप देखेंगे बहुत रिजवान का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, जैसे T20 में नंबर 1 में परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसी वनडे क्रिकेट में भी फॉर्म आ जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए बहुत।
सही। तो कामरान, क्या इस चीज़ की हम उम्मीद रखें कि 3-0 से बाद दे दी जाएगी वेस्ट इंडीज को? बिल्कुल हम ये कहेंगे कि ये जीत हमारे लिए है। देखिए, ये टू अर्ली है, कुछ कहना, वो भी खेलने आए हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं। हम लोग काफी ब्लंडर मारने में मास्टर हैं। आपको पता है कि जिम्बाब्वे जैसे, बांग्लादेश, हम आयरलैंड जैसे से हार गए हैं, होम सीरीज में हारे जिम्बाब्वे से। ये तो भी लगाना मेरे ख्याल से बड़ा जल्दी है, लेकिन लेट्स सी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। पॉइंट हर मैच के बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वही समझ के खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान अकमल आपका, जो आखिर में आपने बात की था वो ब्लंडर मारने में। लेकिन मुझे लगता है शायद हम गलतियों से ही सीखते हैं और बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रानी पाकिस्तानी हमारे साथ होंगी। ये कौन है भाई? ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा महक, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बाबर पूरी दुनिया को बता चुकी है। बाबर आजम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझसे भी तो पूछे। हम यही तो प्लान कर रहे थे। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? देखिए, मुझे जो हमारी फीमेल क्रिकेटर है ना, आलिया रियाज, वो बहुत अच्छी लगती हैं। वाई? बिकॉज वो बड़ी जबरदस्त हिटें भी लगाती हैं और वो तेज गेंदबाजी भी करती हैं। अच्छा बड़ा खेलती हैं। यस। ओके, तो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं कि इंजरी के बाद बॉलिंग पर काम कर रही हूँ, उम्मीद है जल्द बॉलिंग करती हुई मैं नजर आऊंगी। हुज़ैफा खान ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 सीरीज में कामयाबी हासिल की और अब वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत लिए। आलिया रियाज ने तीसरे वनडे में 50 स्कोर की कोशिश की कि पाकिस्तान को तीसरा मैच जिता सकें, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। आलिया कैसी सीरीज रही पहले 2 मैचेस में, और T20 में मौका नहीं मिला इस तरह से, लेकिन इस बार रन हुए, कैसा लगा? ऑब्वियसली मैच तो लूज़ कर गए हैं, उस चीज़ की खुशी नहीं है, बट ये है कि पार्टनरशिप लगाई है जाके, और कोशिश ये थी कि जितना मैच को लेके जा सकूँ लंबा वो ले जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली जो बैटर्स थे वो जल्दी आउट हो गए, तो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा मुझे अंदर स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा आलिया, आप बैकबोन है टीम की, काफ़ी अर्से से टीम के साथ हैं, तो लेटर ऑन आप पे डिपेंड करती है टीम के फिनिश कर सकें। वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा हुआ, तो कहाँ हर्डल्स आ रहे हैं और प्रेशर आ रहा है कि सीनियर हैं तो मैच फिनिशेस करना? अब यही कोशिश होगी कि जो टॉप 6 के बैटर्स हैं वही मैच फिनिश करें, क्योंकि जब तक टॉप 6 के बैटर्स अंदर नहीं रहेंगे लास्ट 40-45 ओवर्स तक, तो तब तक जो है वो थोड़ा सा जो है वो टीम को इसी तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर टॉप 6 में से 40-45 ओवर तक बैटर्स जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी हद तक जो है वो मैचेस विन करते हैं। ठीक है आलिया, आपका 5वां-6वां नंबर है, इधर खेलती है, तो स्लॉगिंग का एक इशू पाकिस्तान को है, आपके कोच से भी हमने बात की, तो उस पर कितना काम हो रहा है, और क्यों हम वो जो मैच एंड करना होता है, बड़े शॉट लगाने होते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, स्लॉगिंग का है कि जिस तरह से मेरे से रिक्वायरमेंट होती है, टीम की निदा से होती है, तो सना से होती है, तो कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा मैं डीप लेके जाऊँ गेम को, और जब जो मेरे एरियाज़ में बॉल हों उनको हिट करूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने जो शॉट्स की है वो लाजमी प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, आखिरी सवाल है, पर्सनल गोल्स क्या हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है आप 30s में अबव हो गई हैं, तो क्या पर्सनल गोल हैं, और अब ज़ाहिर नए लोग भी आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि डर है कि टीम से ड्रॉप हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि बॉलिंग में भी इंशाल्लाह ताला जल्दी वापस आऊँगी, क्योंकि पीछे लास्ट इंजरी हुई थी जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं कर सकी, बट अब बॉलिंग शुरू की है। अब ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो कब मुझे यूटिलाइज़ करती हैं, जिस तरह ही मेरा जिस तरह से रिदम वापस आएगा तो इंशाल्लाह ताला एज एन ऑलराउंडर जितना कंट्रीब्यूट मुल्क को करके दे सकूँगी वो करूँगी। ठीक है, थैंक यू। आलिया रियाज हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी टीम को जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और पाकिस्तान को मजीद फतवा से हमकार करवाएंगे। अब एक और अहम मसला, कराची में वैसे ट्रांसपोर्ट है एक मसला, अब हुआ उसमें यह था कि बैनुल-अक़वामी तर्ज पर चलने वाली एक निजी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, लोग बड़े खुश थे, लोगों ने गाड़ियां घर पे खड़ी कर दी थी और इसी पे आ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि सर्विस उसने मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। शहर के तबाहाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ये सर्विस थी, इसने शहरियों के लिए आरामदाह ट्रांसपोर्ट सर्विस का एक आगाज़ किया था, एक वाहिद सहारा था ये, बट अगेन वही फैसल वाली बात कि बंद हो चुकी है ये। साथ साबरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यही हुआ कराची वालों को मैसर निजी शोबे की एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ। ऐप बेस्ड बस सर्विस
SWVL ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं और इस सर्विस को इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स बहुत परेशान हैं। ये अच्छी सेवाएं थी, एक अच्छी सर्विस थी, अब बंद हो रही है तो साहब हमें मुश्किलात तो देखनी पड़ेंगी। इसमें कोई ना शिकायत नहीं थी, फिर भी ये कि अभी ये बंद होने जा रही है तो बिल्कुल मुश्किल हो रही है हमें सबको। सर्विस बहुत अच्छी थी। ऐसे शहर में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नामो निशान नहीं, वो डिजिटल आपको करके दे रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। SWVL के CEO मुस्तफ़ा कंदील ने अपने बयान में कहा है कि वो आलमी मुआशी दबाव की वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में अपनी डेली राइड सर्विस को मुअत्तल कर रहे हैं। कंपनी में बतौर कैप्टन काम करने वाले समझते हैं कि ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से कंपनी और कस्टमर्स दोनों के लिए ही मुश्किलात हो रही थी। बम पड़ा है पेट्रोल का, तो ये गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं कि इतने पेट्रोल में, इतने पैसेंजरों में ये अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि पैसेंजर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपना पैकेज और ना गाड़ियां अफोर्ड कर पा रही हैं इस पेट्रोल को। इस सर्विस का सबसे अच्छा पहलू ये था कि लोगों ने काम पर आने जाने के लिए अपनी गाड़ियां लाना तर्क कर दिया था, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में भी नुमाया कमी आई थी। बहुत से लोगों की गाड़ी थी, उन्होंने वो गिव अप कर दी थी, अपना इसमें आ रहे थे सीट बाय सीट, क्योंकि उनको ड्राइव नहीं करना पड़ता था। और वो लोग जो सोइल में आ रहे थे उनकी वजह से जो रोड पे ट्रैफिक था वो भी कम हुआ होगा ऑब्वियसली। पहले अपनी लाता था, जब वो आई तो फिर अपनी गाड़ियाँ छोड़ दी, क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था, ये सही बन रही थी। जब से चली, जब से ईदी का सफ़र करें, अपनी कन्वेंस नहीं निकालते थे, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल इतना होता नहीं है, लोड इतना ज़्यादा ट्रैफिक का, तो यही बेहतर थी। SWVL के कस्टमर्स के साथ कैप्टन्स भी परेशान हैं, जिनका रोजगार इस सर्विस से मुंसलिक था। इसमें हमारी सैलरी बनती है 35-40 हज़ार। रोजी अल्लाह देगा, एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा 2 खोल देता है, समझा ना। अभी बात ये कि हमारे नसीब थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोजी करी, अभी आगे जो नसीब बनेंगे अल्लाह बेहतर करेगा। मैं 35,000 बना लेता था, तकरीबन 4,000-3500 हफ्ते का बोनस आता था। अभी बाइक चलाएंगे, जब देखेंगे कोई काम मिल गया तो कोई काम कर लेंगे। ऐप बेस्ड बस सर्विस बंद तो लाहौर और इस्लामाबाद में भी हुई है, जहां मेट्रोज और ऑरेंज लाइन मौजूद है, लेकिन कराची वालों के पास तो खचाड़ा बसों के धक्कों के सिवा कुछ नहीं। ऑल्टरनेट यही होगा कि धक्के ही होंगे। माशाल्लाह कराची की ट्रांसपोर्ट का अंदाज़ा आपको है। हाँ, बहुत सख्त प्रॉब्लम होगी, ये बहुत अच्छा सफर था इसका। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कंपनी को या गवर्नमेंट को कोई अल्टरनेट दे दें। अल्लाह की नेमत ही समझते थे, चार्जेस बढ़ा रहे थे वो भी पे करने को तैयार हैं, तो अब ये तकरीबन बंद कर देंगे तो ऑल्टरनेट तो कुछ भी नहीं है। मुतबादिल ना होने की तकलीफ की वजह से ही कराची वालों को इस सर्विस की याद सताती रहेगी। शहरी कहते हैं अब एक बार फिर से उन्हीं खस्ता हाल और टूटी फूटी बसों के धक्के खाने पड़ेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ साबरी समा, कराची। चलें जी, हमने रिपोर्ट आपको दिखाई। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किससे मुलाकात होगी? आ जाएगी रानी पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद होंगी, सो स्टे विद अस। बामुलायजा होशियार रानी पाकिस्तानी नया दिन के सेट पे तशरीफ ला चुकी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वैसे गाय बैल का नाम जब आता है ना तो एक सेहतमंद जानवर का तो ये भी सेहतमंद ही है भाई। नहीं मतलब बड़ा अच्छा, लाइक साइज में एक बड़े जानवर का ना आपको होता है कि लाइक भाई गाय है तो बड़ी होगी, बैल है तो बड़ा होगा, लेकिन हमने आज आपको 58 सेंटीमीटर की एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी गाय से मिलवाया। अच्छा, ये गाय, इसका नाम रानी है। रानी है। अच्छा, अगर ये बैल होता तो उसका क्या नाम होता? हाँ, क्या गुड्डू यानी ये रानी पाकिस्तानी एजाज हमें हासिल है और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। फैसल पहले थी अब वो नहीं है, अब ये है। ओके, तो अब ठीक है। दुनिया की सबसे छोटी गाय जो है ये कराची के शहरी मुर्तजा के पास, और मुर्तजा भी हमारे साथ मौजूद है। और रानी बहुत तंग हो रही है तो मुर्तजा हैंड ओवर टू यू, वो उसको संभाल सकते हैं। कैसे हैं आप? ठीक, आप खैरियत से हैं? अच्छा भाई, अब तक कितनी कीमत लग चुकी है? पहला सवाल ही यही है मेरा। अब तक इसकी 3 करोड़ रुपए कीमत लग चुकी है। कितने में छोड़ेंगे? अभी देखें, अभी और इंतजार कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बात करी है, फिर उसके बाद ही देखेंगे।
क्या बात है। अच्छा हमेशा से इस तरह ना हर साल होता है, याक आ जाता है कोई, फिर कोई सफ़ेद ऊँट आ जाता है, क्या खासियत है छोटे जानवरों की, ज़रा ये बताएं। ये इस वक्त दुनिया की सबसे छोटी गाय है, 58 सेंटीमीटर की। अच्छा। इससे पहले बांग्लादेश में थी, उसका नाम भी रानी था। अच्छा। लेकिन वो 2021 में मर गई थी। तो ये जिंदा इस वक्त दुनिया की सबसे छोटी गाय है। अच्छा, और ये नस्ल होती है इनकी? ये जी घेनी नस्ल कहलाती है। घेनी नस्ल। जी। अच्छा मुझे बताएं मुर्तज़ा, इनका खाना पीना क्या होता है? कोई स्पेशल इनको खाना दिया जाता है? लाइक क्या इनकी रूटीन होती है खाने पीने ये दूध पीती है। अच्छा। और इसका जो नॉर्मल खाना होता है वो खिलाते हैं इसको, जो वंडा होता है। जी वंडा। अच्छा, वंडा सही। तो ये मतलब लाइक मारती शारती नहीं, मारती वारती थी। आप करें, आप करें। नहीं देखिए कोई भी काम बगैर तजुर्बे के नहीं होता ना। आप एक बार आए, माशाल्लाह वो इतनी क्यूट है, क्या है ना, आपको क्यूट है तो सही है, और अगर मारा तो अच्छा इसका नाम रानी क्यों रखा? रानी की तरह है ये, बिल्कुल आप देखें क्यूट सी शहजादी भी है ना, शहजादी भी रानी भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी। तो वैसे लाइक जब आपके पास कोई भी जानवर होता है ना, आपको बड़ा लगाव हो जाता है उससे, कि आपको कोई भी कहे ना इतने पैसे ले लो उतने पैसे ले लो, लेकिन आप कहते नहीं भाई मैं इसको सेल नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपका माइंड है कि आप इसको बेचें या कुछ भी ऐसा? ये देखें आप, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान में इससे पहले इंडिया में भी थी एक, लेकिन वो इससे बड़ी है, 61.1 सेंटीमीटर की है। ये 58 है। ये 58 सेंटीमीटर है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे छोटी गाय है, और हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी रब्ता करा है। 1 साल के आसपास है, 1 साल के आसपास है माशाल्लाह। अच्छा इससे पहले भी इस नस्ल की जो है वो आती रही है ना जी, लेकिन ये सबसे मुनफरिद इसलिए कि ये सबसे इस वक्त छोटी है। बिल्कुल। अच्छा इसमें देखें, हम हमेशा से ये कहना चाह रहे थे कि अब आप देखें इसका साइज़, ठीक है, ये मासूम सी है, छोटी सी है, कुर्बानी जो है वो खुदा ताला को ना खाल जाती है, ना गोश्त जाता है, ना खून जाता है, जाती है वो नीयत। और खुदा ताला भी कहता है कि जो सबसे खूबसूरत से खूबसूरत और अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ है ना, वो कुर्बान की जाए। अच्छा तो यार अब कितना लग चुका है इसका, कितने में देंगे, और अगर नहीं भी रखते देने का इरादा तो फिर खुद ही करेंगे? अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है। अच्छा। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, और इसकी कुर्बानी हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने शौक के लिए ली है। ठीक। अच्छा मुझे बताइए ये लाइक आपको मिली कहाँ से? आपने भी कहीं से खरीदी, आपके पास कैसे आई ये? इसको हमारे पास अभी 1 से 1.5 महीना हो गया है। अच्छा। हमने इसको सिंध से लिया था। सिंध से? अंदरूने सिंध? बाकायदा ब्रीडिंग होती है? इसकी ब्रीडिंग नहीं होती। अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है ये, अल्लाह का खूबसूरत ऑफर, इतनी प्यारी माशाल्लाह से, मुन्नी चुन्नी सी प्यारी, एक आध निकल पालू ची। अच्छा ये किससे? मेरे ख्याल से ये फिर किसी बड़े जानवर से ही। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी। और अभी 1 साल की है तो इसको हम 2 दांत कह सकते हैं? जी बिल्कुल 2 दांत है भाई। और ये इस वक्त पूरे अपने नखरे दिखा रही है, और क्योंकि हमने आप ये देखें कि रानी जो है उसके लिए हमने पूरा कारपेट इसीलिए बिछाया था कि वो बेचारी जो उसके खुर है ना वो उस पे रिलैक्स वो ना हो। ओके वो बैठ भी गई है। क्या बात है यार, दोबारा बोले रिलैक्स। आपने रिलैक्स बोला और वो रिलैक्स हो गई है। और मतलब आप सोचें, आपकी जबान भी समझते हैं ये। मोहब्बत है ना, मोहब्बत की जुबान हर जानवर समझता है, हर शख्स समझता है। अच्छा मुझे ये बताएं मुर्तज़ा कि लाइक इसकी रूटीन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि कुछ जानवर होते हैं बड़े ज़िद्दी से होते हैं, फिर जब वो आपके साथ रहते हैं, आप उन्हें पालते हैं, तो फिर आप उनको समझ जाते हैं, और कुछ बड़े नखरीले से होते हैं, तो इसकी क्या नेचर है? इसकी नेचर नखरीली तो नहीं है, हाँ। लेकिन इसकी शरारती नेचर है। शरारती मतलब भागती है, खेलती है सबके साथ, इस तरीके। फिर इसके लिए हमने 2 लोग भी रखे हुए हैं इसकी, जो देखभाल करते हैं। हाँ। तो मासूम सा जानवर है ना, जब खेलेगा शरारतें करेगा तभी अच्छा लगता है। आपकी ज़बान भी समझेगा। और मेरी चैलेंज जी, मेरी ज़ुबान भी वो समझ रही है माशाल्लाह से। रानी पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तान के लिए मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, अगर मेरी टीम मुझे वो इंच टेप दे दे, और मैं फिर दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि मैंने देखें थामा हुआ है जी, और ये इंच टेप जो है, ये इंच टेप, ये देखें, ये चले ये इंच टेप आ गया मेरे पास, और इंच टेप चला गया कहीं पे नीचे, और हाँ मैं इसको देख लेता हूँ। मैं जब तक इंच टेप निकालता हूँ, पकड़ा दें। नहीं मैं इंच टेप निकाल लेता हूँ। ये इंच टेप आ गया, सही है मुर्तज़ा भाई, ये आ गया इंच टेप। और अगर आप इसको जो है वो मेजर कर सके, यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और ये बस ये मैंने पकड़ लिया। और जनाबे आली ये
ये रानी पाकिस्तानी की मेजरमेंट जी, हम ये इसकी हाइट है कितनी बताना चाह रहे हैं कि भाई ये वाकई दुनिया की सबसे 21 इंच हाइट है और इसकी जो 58 सेंटीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई जी, और लंबाई जो है नहीं ऊंचाई है ना, लंबाई इसकी 3 फीट है, लंबाई 3 फीट है, 3 फीट की लंबाई और 58 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली रानी पाकिस्तानी जो है वो बनी है आज हमारी मेहमान। और मैं आप मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह मियाँ कबूल करे कुर्बानी सबसे पहले तो, और आखिर में मैं फिर ये कहता हुआ जा रहा हूँ कि जनाब आली ये गाय है, बछड़ी है अभी, तो इसका नाम रानी है। अगर इसका जो है वो बछड़ा होता तो इसका नाम यकीनन मैं तो गुड्डू रख देता। आप क्या रखती? मैं जानवरों के कोई नाम नहीं रखती। अरे यार ये नाम गुड्डू सुन के ये बिदक गई यार। हाँ, उसको पसंद नहीं आ रहा ना, पसंद नहीं आ रहा, गुड्डू पसंद नहीं आ रहा। अच्छा वैसे ये जो जैसे लाइक सबसे छोटा हम देख रहे हैं कि पाँव इतने माशाल्लाह छोटे छोटे हैं, तो ये जो जेवर होते हैं इनके, जो ये पहन ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं? नहीं, ये इसके लिए बनवाए है ना, ये बनवाए जाते हैं बिल्कुल। तो ये लाइक ऑर्डर पे आपने बनवाया, तो अब ईद आ रही है, ईद पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दोबारा ऑर्डर दिया आपने? जी बिल्कुल, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। इसका ये मोरा जो है इसका ये भी चेंज होगा। ओके, और इसकी सारी चीजें सही है, ठीक है। चले मुर्तज़ा भाई, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। और रानी भाई आपका बहुत शुक्रिया। और लो रानी का जाने का कोई मूड नहीं है, रानी बैठ गई हैं भाई, बैठ गई हैं और वो हमारे साथ शो करना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि मैं भी जो इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनूं, क्योंकि बड़ा मजा आता है ना जब सुबह के टाइम आप उठते हैं, आपकी सुबह खुशगवार होती है। तो रानी को हमने सुबह के टाइम तंग किया, सुबह उठाया हमने, और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी उड़ जाती है सुबह में, जानवर उड़ जाते हैं सुबह में, इंसान नहीं उठते। इंसान नहीं उठते, उन्हें बड़ी मुश्किल से जोड़ के उठाना पड़ता है कि उठ जाओ, या कॉफी या चाय उनके लिए मंगवानी पड़ती है। अच्छा वैसे कोई स्पेशल इनकी वो है, जैसे अक्सर होते हैं उनके काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं जानवर, जैसे मेरे पास बिल्ली है वो चिप्स खाती है, तो ये इसकी क्या खासियत है? बिल्ली चिप्स खाती है वो सही। इसको जो हम इसका खाना देते हैं चारा, वो इसको हम देसी घी के अंदर बना के देते हैं। देसी घी के अंदर? ओ अच्छा। और जो जैसे कि अक्सर होता है ना कि हम इसको दूध जब पिलाते हैं तो दूध के साथ इसको बादाम पिस्ते एग्जैक्टली मैं ये पूछने वाली थी, बिकॉज मैंने अक्सर देखा कि जिन लोगों के पास गाय या भैंस होती है तो वो दूध के अंदर, क्योंकि पंजाब में बड़ा होता है, दूध के अंदर आप जो है बादाम भी ऐड करते हैं, पिस्ता। अच्छा महक देखें, अब तक इसकी 3 करोड़ तो लग चुकी है जी, तो मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये अगर 3+ पे भी चली जाए तो मैं इसे खरीद लूँ। ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपने कितने की ली मुर्तज़ा? आपने ली कितने की थी? आपकी खरीद कितने की है? बस हम सब दोस्त थे, उन सब ने मिलके ली। अच्छा, सब फ्रेंड्स ने मिलके लिए? ओके, तो ये जितने में जाएगी वो सारा डिवाइड होगा फ्रेंड्स में। और ये कितने फ्रेंड्स हैं? हम 4-5 दोस्त हैं। सही है जी। चलें, रानी माशाल्लाह आपके घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद सेहत दे, इसको तंदुरुस्ती दे, आंखों का तारा ऐसी बना के रखे, हमारे लिए फ़ख्र है ये। और मुर्तज़ा भाई के घर में मौजूद है, और जैसे उन्होंने कहा कि सब दोस्त उन्होंने मिलके ही इसको ख़रीदा है। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, आप आए और अपनी प्यारी सी रानी को लेकर। रानी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब कल हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक हम रानी से बात करते हैं। और रानी तो है गाय, मैं आपको फिर बताऊँ, अगर कोई बैल होता तो हम उसका क्या नाम रखते, बार-बार क्यों बताएं? हम इनके लिए कोई ढूंढते हैं, बैल, कोई गुड्डू टाइप। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।